यदि आपको भी समझ में नहीं आता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो इस वीडियो में पूरा कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अच्छी तरीके से समझने से पहले हम लोग एक दो संख्याओं को और समझ लेते हैं। मैं आपको बस ज़्यादा नहीं 2 मिनट लूँगा, फिर देखिएगा। तो आइए पहले समझते हैं। पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है सर? जिन संख्याओं से हम लोग गिनती करते हैं, काउंट करने का काम करते हैं। जैसे आप रोजमर्रा की ज़िंदगी में क्या करते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 लीटर 5 लीटर दूध, 5 लीटर पानी, यही सब करते हैं। तो जिन संख्याओं से हम लोग गिनती करने का काम करते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आपका जहाँ तक गिन सकते हैं, जहाँ तक कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाती है संख्याएं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या जिनसे हम लोग गिनती करने का काम करते हैं। दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, जितनी भी संख्याएं हमारी होती हैं सभी को ले लिया जाए। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, लेकिन इसके साथ अगर हम लोग 0 को शामिल कर ले, मतलब ये सभी संख्याएं रहेंगी, उसके साथ हम लोग 0 को अगर ले लेते हैं तो ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, ये कहाँ तक चली जाएगी? अनंत तक चली जाएगी। मतलब अगर हम 0 को भी शामिल कर ले प्राकृतिक संख्याओं के घर में तो ये संख्याएं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हो जाती हैं। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक मतलब इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर बोलते हैं। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्ण संख्याओं, जो पूर्ण संख्याएं हैं इतना तो रहेंगी ही, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी सब ये सब रहेंगे, अनंत तक जाएंगी। इसके साथ हम माइनस वाली संख्याएं भी ले लें, मतलब -1, -2, -3, इस तरीके से आप कहाँ तक चली जाएंगी? अनंत तक चली जाएंगी। मतलब कि 0 भी है, धनात्मक संख्याएं भी हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। इन सभी संख्याओं का समूह क्या होता है? पूर्णांक होता है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो आप लोगों ने परिभाषा पढ़ा होगा, परिभाषा कई किताबों में देखा होगा, कहीं समझा होगा, तो उन सबको छोड़ दीजिए। मैं भी थोड़ा सा परिभाषा आपको एक बार बोल देता हूँ। ठीक है, तो परिमेय संख्या का परिभाषा होती है जिसे P/Q के रूप में क्या करें? लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, और Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और एक बात और होती है कि P और Q क्या हो? P और Q, ये मैंने छोटा q लिख दिया है, तो P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पूर्णांक आ गया, इसीलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, कि आप लोग पूछे नहीं। अब देखिए यहाँ पर 3 बात है, 3 कंडीशन है। क्या? कि P/Q के रूप में लिखा होना चाहिए, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। तो आपको पता है कि पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? 0 के दाहिनी तरफ संख्याएं, बाईं तरफ 0, इन सभी को मिलाए तो ये सब क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। इसे धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, लिख दिया 4/5, 4/5 मैंने लिख दिया। तो देखिए P की जगह पर क्या लिखा है? 4 लिखा है, और Q की जगह पर 5 लिखा है। और P और Q एक बटा के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं? भिन्न के रूप में। अब Q के बराबर देखिए 0 नहीं है, Q के बराबर यहाँ पर 0 नहीं है, और P और Q क्या है? पूर्णांक है, मतलब 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। देखिए 4, 5 पूर्णांक है, मतलब यह एक परिमेय संख्या हो गई। जैसे मैंने ले लिया -3/2। अब बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं? कैसे ज्ञात करेंगे? P/Q के रूप में लिखा हुआ है। जी सर, लिखा हुआ है। Q के बराबर 0 नहीं लिखा है। और तीसरा कंडीशन क्या है? कि P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, इंटीजर हो। तो देखिए -3 पूर्णांक हो गया, 2 इधर भी पूर्णांक है, मतलब यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया 0/4। अब बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं? क्या कहेंगे आप? कि सर परिमेय संख्या नहीं है। नहीं, परिमेय संख्या है। कैसे? देखिए ऊपर P/Q के रूप में लिखा हुआ है, मतलब पहला कंडीशन तो पूरा हो रहा है। Q के बराबर 0 नहीं है, तो Q नीचे लिखा हुआ है। देखिए यही पर सब कंफ्यूजन होते हैं। Q के बराबर 0 नहीं है, मतलब 0 नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो 0/4 मतलब P/Q के रूप में लिखा हुआ है। Q के बराबर 0 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। P के बराबर 0 है ना, तो Q के बराबर 0 नहीं है। P और Q क्या है? पूर्णांक होना चाहिए। तो P देखिए पूर्णांक है कि नहीं? 0 पूर्णांक है ना, और 4 भी क्या है? पूर्णांक है। इस तरीके से आपकी क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक, अब देखिए कुछ संख्याओं को और लेते हैं। जैसे मैंने आपको ले लिया -7। अब बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं? मैंने आप क्या लिखा है? -7। अब एक परिमेय संख्या है कि नहीं? आप कहेंगे परिमेय संख्या नहीं है। क्यों?
यह परिमेय संख्या है। कैसे? देखिए मैंने क्या लिखा, -7, तो -7 एक पूर्णांक है कि नहीं? इधर आप बढ़ते चले जाएंगे तो -3, -4, -5, -6, -7 आएगा ना पूर्णांक वाले में। तो पहली बात तो आपको क्या कंडीशन देखना है कि P बटा Q के रूप में लिखा है कि नहीं। तो यहाँ पर तो केवल P लिखा है, मतलब सिर्फ ऊपर लिखा है, बटा के ऊपर लिखा है, नीचे कुछ नहीं लिखा है। सर जब नीचे नहीं लिखा है तो आप नीचे एक लिख दीजिए, कोई आपको परेशान तो नहीं करेगा। तो देखिए P बटा Q के रूप में लिखा जा चुका है, ठीक है, मतलब पहला कंडीशन हमारा पूरा हो चुका है। Q के बराबर 0 नहीं है भाई, देखिए Q के बराबर 0 यहाँ पर नहीं है, Q के बराबर तो 1 है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आ जाएगी, तो उसके बटा में 1 हम लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या बोला है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो P क्या है? पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर है। Q भी क्या है? एक पूर्णांक है, मतलब यह संख्या क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। तो इस तरीके की आपको संख्याएं मिल जाएंगी। जैसे मैं आपको बोल दूं कि बताइए कि 6 क्या है? एक परिमेय संख्या है कि नहीं? तो आप तुरंत कहेंगे कि सर 6 बटा के 1 कर देंगे, P बटा Q के रूप में आ गया, दोनों क्या है? पूर्णांक हैं, ठीक है, और Q के बराबर 0 नहीं है, तो यह एक परिमेय संख्या हो गई। अब लेकिन समस्या कहाँ पर आती है? समस्या आती है कि सर ये बताइए कि अगर मैं लिख दूँ 4 बटा के अगर मैं लिख देता हूँ 8 बटा के 0, तो यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं? तो आप क्या कहेंगे? परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? बताइए हमको क्यों नहीं है? P बटा Q के रूप में लिखा हुआ है, पहला कंडीशन पूरा कर रहा है। अब Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन Q के बराबर 0 हो गया, मतलब जहाँ पर हर है, हर मतलब जो नीचे वाली संख्या है वहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर तो 0 आ गया, तो सीधी आप कहेंगे कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए इतना तो हो गया आपसे। इस तरीके का आपसे देखिए यहीं पर सवाल पूछता है, इसको फंसा कर पूछेगा आपसे सवाल, या फिर आपको यहाँ से सवाल पूछ लेगा। अब एक तरीके का और सवाल आता है, अब उसको ध्यान से देखिएगा, अभी आपको परिमेय अपरिमेय दोनों समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोल दूँ, अच्छा परिमेय संख्या तो मैंने आपको समझा दिया, अब इसका विपरीत होता है अपरिमेय संख्या। मैं अभी उसको उस पर आता हूँ, जो मैंने आपको बताया भी आता हूँ उस पर। तो परिमेय संख्या के विपरीत होती है अपरिमेय संख्या, जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। कैसे सर? देखिए जैसे मैंने ले लिया, यहाँ पर मैं इसको लिख ही देता हूँ, क्या बोलते हैं उसे? अपरिमेय संख्या, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे मैंने लिख दिया √2 लिख दिया, ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर √2 लिखा है तो यह P की जगह पर लिखा हुआ है, Q की जगह पर हम 1 लगा दें, कोई हमको परेशान नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पहला कंडीशन तो फॉलो हो गया। दूसरा कंडीशन है कि Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा Q के बराबर 0 नहीं है, मतलब दूसरा नियम भी लागू हो रहा है, दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है। लेकिन तीसरा कंडीशन क्या है कि P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। देखिए नीचे लिखा है 1, मतलब Q की जगह पर 1 लिखा हुआ है, तो Q तो पूर्णांक है, लेकिन P क्या है? पूर्णांक नहीं है। इस तरीके से यह आपका क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो करड़ी वाली संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, बताइए। जैसे एक दो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया √5 √7, या फिर इस तरीके से भी आ सकता है। जैसे मैं लिख दूं आपको 2 + √3। अब बताइए इसमें क्या आएगा? इसको आप दोनों को तो जोड़ नहीं सकते, क्योंकि करड़ी में 3 का मान क्या आएगा? दशमलव में आएगा। इसलिए ये भी संख्याएं क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसके बटा आप 1 कर देंगे, P बटा के Q के रूप में आ गया। Q के बराबर 0 नहीं है, लेकिन 2 + 3 जो P के स्थान पर लिखा हुआ है वह एक पूर्णांक नहीं है, मतलब एक अपरिमेय संख्या हो गई। अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने आपको लिख दिया √4, मतलब करड़ी में 4 क्या है? बताइए। तो करड़ी में 4 आप कहेंगे कि सर यह एक अपरिमेय संख्या है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? अभी आप कहेंगे सर अभी आपने कहा कि करड़ी वाली संख्याएं जो होती है अपरिमेय होती है। बिल्कुल मैंने कहा, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर करड़ी वाली संख्याएं पूर्ण वर्ग हो तो वो संख्याएं क्या होंगी? परिमेय होंगी, रेशनल नंबर होंगी। अब पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है बताइए? पूर्ण वर्ग का मतलब होगा, जैसे मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये सभी क्या है? संख्याएं। ये सभी संख्याएं क्या हैं? पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं हैं। लिख दिया 5 का स्क्वायर
तो कितना हो जाएगा 25। तो अगर करड़ी में 25 लिखा हुआ है तो करड़ी में 25, ये क्या है सभी, ये सभी पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं हैं। तो √2 लिखा हुआ है, अगर इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 2। अगर 2/1 लिख देंगे तो 2/1 क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग हैं तो क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी, और पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय संख्या होंगी। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई लेकिन आपको पूरी तरीके से जानकारी हो गई कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। जैसे मैंने लिख दिया √36, 36 लिख दिया, तो 36 क्या है, पूर्ण वर्ग वाली संख्या है। पूर्ण वर्ग वाली संख्या मतलब अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने के बाद 6 आ जाएगा, और 6/1 लिख देंगे तो आपका यह एक परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं को। और आपको देखिए ऐसे भी मिल सकता है, तो मैंने आपको परिमेय अपरिमेय संख्या का दोनों बता दिया। अब अपरिमेय संख्याओं में देखिए आपको ऐसा भी मिल सकता है, जैसे 3 - √7 हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्या है, और ये संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या। जितने भी एग्जाम्पल हो सकते थे मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको परिमेय अपरिमेय अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।